Hello and welcome to Air Academy. Once again, I welcome you all on this platform, and today we are going to discuss Padma Awards. As you know, that we have already started this award section, and in the last lecture we discussed about Bharat Ratna, that is the highest civilian award of India. और आज हम पद्मा अवार्ड्स इसमें डिस्कस करेंगे। और पद्मा अवार्ड्स में जैसे कि आप जानते हैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश रहेगी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये कंटेंट काफ़ी अच्छा आपको फील होगा होपफुली आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपने यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और लेक्चर के लास्ट में आप बिल्कुल अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वेयर द पद्मा अवार्ड्स फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड? पद्मा अवार्ड्स को कब से चालू किया गया ना, इंस्टीट्यूटेड यहाँ पे कहा गया कि पहली बार कब ये दिए गए, कब ये लाए गए। तो आपको यही इसमें ध्यान रखना है कि इसका ईयर कब है, फाउंडेशन ईयर कब है, यानी कि कब से ये स्टार्ट किए गए। तो ये स्टार्ट किए गए पद्मा अवार्ड्स 1954 में, ये आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट वुड बी बी 1954। 1954 से ये चालू किए गए। और पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। एक है पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट हैं इनमें से, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये 3 अवार्ड्स हैं। हालांकि अवार्ड की कैटेगरी एक ही है, लेकिन इसकी 3 लेवल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, पद्मश्री। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये पहली पोजीशन पे आएगा, यानी कि हाईएस्ट लेवल पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर आपको इस तरह से याद रखना है तो अच्छा रहेगा। पद्म विभूषण जो है ये सेकंड पोजीशन पे आता है, दिस इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण इज़ थर्ड एंड देन ऑब्वियसली पद्मश्री इज़ फोर्थ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब किए गए थे इंस्टीट्यूट? 1954 से ये चालू हुए थे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एमंग द पद्मा अवार्ड्स? जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पद्मा अवार्ड जो हैं इनकी 3 लेवल्स हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड जो हमने अभी भी देखा। तो अगर आपको ये याद रखना है तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपको आ ही गया होगा कि पद्म विभूषण जो है इनमें से हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, पद्म विभूषण इनमें से हाईएस्ट ऑनर है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और भारत रत्न तो मैंने आपको कल भी बताया कि भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैक्सिमम ये एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों को ये मैक्सिमम एक साल में दिया जाता है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है इनका कलर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज़ नॉट टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पद्मा अवार्ड्स? देखिए, अगर आप पद्मा अवार्ड्स के फील्ड्स की बात करेंगे, किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये जो फील्ड है आर्ट एंड लिटरेचर, इसमें भी दिया जाता है। पब्लिक अफेयर्स, इसमें भी ये दिया जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसमें यूजुअली नहीं है, यानी कि इसमें मेंशन नहीं है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। मेडिसिन तो मेंशन है। तो यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना होगा, नॉट मेंशन टिपिकली, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट वुड बी इनका कलर, दैट वुड बी एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ये वहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी सारी कैटेगरी जो है मेंशन है। आर्ट एंड लिटरेचर है, पब्लिक अफेयर्स भी है, मेडिसिन भी है, और इसके साथ साथ और भी कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मेनली जो कैटेगरीज हैं वो यही हैं, इनमें से ही आपको वो पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the minimum cooling off period before a Padma awardee can be considered for another Padma award in a higher category? देखिए, जब भी किसी को पद्मा अवार्ड दिया जाता है, सपोज अभी किसी को पद्मा अवार्ड दिया गया जैसे पद्मश्री, ठीक, पद्मश्री, आपको पता है पद्मश्री के ऊपर और 2 लेवल्स हैं पद्मा अवार्ड्स में, जो कि पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण है। अगर किसी पर्सन को इस साल पद्मश्री मिला तो उसको वो वहाँ पे स्टॉप ही नहीं हो गए, मतलब ये नहीं है कि उसको बस अब इसके आगे नहीं मिल सकता। अगर वो अच्छा और काम करेगा और एक्सलेंस दिखाएगा उन फील्ड्स में, तो उनको यानी कि किसी भी पर्सन को उसको जो है पद्म भूषण या पद्म विभूषण भी मिल सकता है। बट देयर इज़ अ कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का क्या मतलब है कि अगले कुछ साल होंगे, 5 साल, जिसमें वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वो जो है पीरियड वो 5 ईयर्स हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड उसको बोलते हैं कि 5 साल तक उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर उस फील्ड में काम करता रहा एंड ही शोज़ द एक्सेलेंस, तो 5 साल के बाद उसको फिर से कंसिडर किया जा सकता है, और वो भी इन हायर कैटेगरी। तो हायर कैटेगरी का यहाँ पे आपको समझाने का यही मतलब है कि अगर पद्मश्री आज किसी को मिला है और 5 साल तक उन्होंने कंटिन्यू काम किया और आगे, तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 7 साल के बाद उसको पद्म भूषण या विभूषण भी मिल सकता है, क्योंकि ही इज़ डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू दैट कॉज या उस फील्ड में। then this is possible in case of the Padma Awards. So this is very important question कि इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 5 साल होता है, यानी कि 5 साल तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा, और वेट के साथ साथ जो है आपका काम, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, यू विल हैव टू कंटिन्यू दैट, और एक्सेलेंस उस फील्ड में अगर आप दिखाते हैं, देन दिस कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आपको नेक्स्ट कैटेगरी में यानी कि हायर कैटेगरी में आपको अवार्ड मिल सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा। अगर किसी को आज पद्मा अवार्ड मिला है तो उसको नेक्स्ट पद्मा अवार्ड मिलने के लिए 5 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसके दौरान उसका वहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉमिनेट एन इंडिविजुअल फॉर अ पद्मा अवार्ड? पद्मा अवार्ड को नॉमिनेट कौन करता है, यानी कि नॉमिनेशन जो होती है इसकी वो कैसे होती है, कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है एक पद्म अवार्डी को? देखिए, इसमें जो है नॉमिनेशन ओपन है सबके लिए। ओपन सबके लिए का मतलब ये, इवन आप सेल्फ नॉमिनेशन भी भर सकते हैं, आप खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी है। तो इसमें एज सच कोई कंडीशन नहीं है। आपका जो नॉमिनेशन है आप खुद भी भर सकते हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। तो अगर आप इसके नॉमिनेशन को देखेंगे तो इट इज़ ओपन टू ऑल, एंड यू कैन इवन सेल्फ नॉमिनेट योरसेल्फ इफ़ यू हैव डन दैट काइंड ऑफ वर्क, एंड जिसमें आपने एक्सेलेंस दिखाई है एंड यू हैव डेडिकेटेड योरसेल्फ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पद्मा अवार्ड्स का जो कि ओपन है, इट्स ओपन टू ऑल। तो कोई भी इसमें सेल्फ नॉमिनेट खुद को भी कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस तो कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी नॉमिनेट करते हैं। सो एवरीवन कैन नॉमिनेट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पद्मा अवार्ड्स इज ट्रू? पद्मा अवार्ड्स को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ठीक है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे, ट्रू पूछा है इसने। दे कैन ओनली बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन्स, नहीं, ये गलत है। इंडियन सिटीजन्स को नहीं बल्कि नॉन इंडियंस को भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है कि पद्मा अवार्ड्स कैन बी अवॉर्डेड टू इंडियन एज वेल एज नॉन इंडियन। ओके, भारत रत्न में भी हमने देखा था, वो भी नॉन इंडियंस को दिया जाता है, उसी के जैसा ये भी है। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं। थर्ड इज government servants excluding doctors and scientists are generally not eligible. The awards have no provision for posthumous recognition. तो देखिए, इसमें जो करेक्ट है ना वो सी है, दैट इज़ दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, इनके बगैर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे जनरली नॉमिनेट नहीं कि आर जनरली नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो अभी सर्विस में होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने ये प्रावधान नहीं रखा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये अवार्ड जो हैं ये
अलग से दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में, जो कि यूजुअली मार्च में इनको नॉमिनेट किया जाता है 26 जनवरी को, ये आप याद रखेंगे। रिपब्लिक डे पे इनको नॉमिनेट किया जाता है कि कौन कौन है अवार्डी, और फिर अलग से एक फंक्शन की जाती है राष्ट्रपति भवन में, जो कि प्रेसिडेंट्स हाउस होता है वहाँ पे, और ये होती हैं तकरीबन मार्च के टाइम पे, मार्च अप्रैल में ये फंक्शन होती है जिसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इट्स नॉट, दीज अवार्ड्स आर नॉट गिवन ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं जनरली इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, तो दिस इज़ द ट्रू अबाउट दिस, और बाकी सब जो है ये गलत है। द अवार्ड्स हैव नो प्रोविजन फॉर पोस्टथॉमस रिकॉग्निशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्टथॉमस रिकॉग्निशन भी इनमें होती हैं, यानी कि किसी के मरने के बाद भी उसको वो अवार्ड मिल सकता है इफ़ ही हैज़ डन दैट काइंड ऑफ वर्क और दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेलेंस ही हैज़ शोन। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर द पद्म विभूषण मेडलियन। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो भारत रत्न है उसका जो आपको ट्रॉफी बोल सकते हैं आप, है ना, वो किस शेप की होती हैं, एक पीपल लीफ जैसा होता है वैसे ही होती हैं उस शेप में। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पद्म विभूषण जो है पद्म अवार्ड्स में से हाईएस्ट अवार्ड, उसकी जो मेडेलियन है वो किस मटेरियल का बना होता है। वो बना होता है ब्रोंज़ का, लेकिन उसमें गोल्ड प्लेटेड ब्रोंज़ लगता है। ये आपको याद रखना है, गोल्ड प्लेटेड ब्रोंज़, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और उसमें लिखा होता है पद्म विभूषण, और दूसरे साइड से उसमें जो है हमारा नेशनल एम्बलम होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस माइट ए पद्म अवार्ड बी रिवोक्ड। देखिए मैंने पद्म अवार्ड्स को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे कराएं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इस साल किसको मिला था पद्म अवार्ड, लेकिन वो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 132 पद्म अवार्डीज़ थे, 132 2024 की अगर मैं बात करूँ 132 पद्म अवार्डीज़ इस साल रहे हैं। तो कितनों को आप याद करेंगे, आई डोंट नो दैट, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि इस साल 132 अवार्डीज़ थे पद्म अवार्डीज़। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत, मतलब 132 तो आप नहीं याद रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता, बट इम्पॉर्टेंट कोई होगा तो देन कीप एन आई ऑन दैट, है ना। स्पेशली अगर JNK से कोई है तो उस पे भी आप नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन सेपरेट लेक्चर हु आर द अवार्डीज़, इम्पॉर्टेंट अवार्डीज़, बट एज ऑफ नाउ दिस क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू कि किस सिचुएशन में जो है पद्म अवार्ड जो रिवोक किया जा सकता है। रिवोक करने का मतलब ये कि उससे वो पद छीना भी जा सकता है, उससे वो अवार्ड वापस भी लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप वैसे भी पढ़ के भी बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज द रेसिपिएंट डिक्लाइंस द अवार्ड, ये तो नहीं है। द रेसिपिएंट इज़ लेटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर वो लेटर फाउंड किया गया है कि मतलब देखा गया है कि वो उसने कोई मिसकंडक्ट दिखाए हैं, कुछ उसने मतलब बैड बिहेवियर दिखाया है, तो उसके रिलेटेड वो उसे छीना जा सकता है। दिस इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो 2024 में पद्म अवार्डीज़ थे वो कितने थे, 132 पद्म अवार्डीज़, ठीक, 132 पद्म अवार्डीज़ रहे हैं। इसका राइट आंसर आएगा 132। देखिए पद्म अवार्डीज़ यूजुअली 120 रहते हैं हर साल, एटलीस्ट 120, मिनिमम 120 है, लेकिन इसमें पोस्टथॉमस नहीं आते हैं, ठीक है, पोस्टथॉमस इसमें नहीं आते हैं। ये आपको याद रखना है कि हर साल इतने पद्म अवार्डीज़ होते ही होते हैं, एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूड कर लीजिए आप, पोस्टथॉमस एक्सक्लूड कर लीजिए इसमें से, और फॉरेनर्स, अगर कोई फॉरेनर है उसको भी दिया जाता है, ये आपको पता है। फॉरेनर्स और पोस्टथॉमस जो है इसमें से एक्सक्लूड कर लीजिए, तो इतनों को एटलीस्ट दिया जाता है एक साल में, लेकिन इस साल कितने थे, 132, ये आपने देखा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following individuals received the Padma Vibhushan for art from Tamil Nadu in 2024? आर्ट में पद्म विभूषण किसको मिला, यहाँ पे आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दिया है इसने। एक तो इसने कैटेगरी भी बताई है, किस कैटेगरी में आया है वो, आर्ट की कैटेगरी में, यानी कि उसका फील्ड आर्ट है, तमिलनाडु से है, ये भी बताया है। तो यहाँ पे इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, है ना।
तो ये आप याद रखेंगे, ये है विजयंतिमाला बाली। ठीक, विजयंतिमाला बाली जो है, इनको जो ये अवार्ड इस साल मिला, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वेंकैया नायडू को भी ये मिला। इनका जो फील्ड था, फील्ड आर्ट है, ये वैसे यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है। वेंकैया नायडू जो है, उनका फील्ड क्या है, पब्लिक अफेयर्स, है ना। ये हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पब्लिक अफेयर्स। तो जो पिछली टर्म थी गवर्नमेंट की, हमारी यूनियन गवर्नमेंट की, उसमें ये उसमें ये रहे थे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वेंकैया नायडू। तो ये आपको याद रखना। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, विच फील्ड वॉज श्री एम वेंकैया नायडू रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन द पद्म विभूषण। जी हाँ, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण इनको मिला था। और ये आपको बताना है कौन से फील्ड में इनको मिला था। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला 2024 में, ये भी आपको याद रखने। और 2024 में एल के अडवाणी जी को भी एक अवार्ड मिला, जो कि इसी में आते हैं, इसी फील्ड में। एल के अडवाणी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। विच स्टेट हैड 2 अवॉर्डीज़ इन द 2024 पद्म विभूषण लिस्ट। कौन से स्टेट के 2 अवॉर्डीज़ थे इस पद्म विभूषण लिस्ट जो कि 2024 का आया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तमिलनाडु से एक नाम थे जिनका नाम क्या था, विजयंतिमाला बाली, जो कि आर्ट के फील्ड में थे। तो तमिलनाडु से ही 2 थे, एक थे विजयंतिमाला बाली और दूसरे का नाम क्या था। इनका जो फील्ड था आर्ट था, ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फील्ड पूछे जाते हैं आर्ट। और जो दूसरे थे वो थे सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु से थे। तो उन्होंने भी ये अवार्ड रिसीव किया था। एक तो विजयंतिमाला बाली और दूसरा सुब्रमण्यम, ये भी आप याद रख सकते हैं, सुब्रमण्यम। मैंने वैसे भी आपको कहा है कि अवार्ड्स पे जो इस साल के हैं उन पे एक अलग से लेक्चर हम बनाएंगे। शायद वो थोड़ा मैराथन लेक्चर होगा क्योंकि काफ़ी अवार्ड्स होते हैं और हर एक को डिस्कस करना एक ही लेक्चर में, तो काफ़ी बड़ा एक लेक्चर हो सकता है। नेक्स्ट इज थैंक यू। सो ये था आज का लेक्चर जो कि पद्मा अवार्ड्स पे था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो काफ़ी होगी आपको हेल्प करने के लिए आपके एग्ज़ाम्स में। और आज हमने डिस्कस किया पद्मा अवार्ड्स। कल हम डिस्कस करेंगे जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स, वो हम डिस्कस करेंगे। उस पे जो MCQs बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस तो मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है आपको मटेरियल भी मिल सकता है वहाँ पे, जो कि PDFs के फॉर्म में होगा। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, तो वहाँ पे जाके भी आप हमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।